मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टैंड में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास करके राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जानने वालों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हम जैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है और अच्छे से काम करने का उत्साह बढ़ता है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के कैश लोग। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी का कैश लोग बरामद हुआ है। इतना कैश मिला है, इतना कैश मिला है कि यह आजाद भारत में अब तक का सबसे बड़ा कैश बरामदगी है। इससे ज्यादा कैश अब तक किसी भी एजेंसी के रेड में, छापेमारी में बरामद नहीं हुआ था। जब इस तरीके का घटना सामने आता है तो नरेंद्र मोदी जी का वह संकल्प याद आता है जब वो कहते हैं कि यह मोदी का गारंटी है कि जिसने देश को लूटा है उसके हाथ से एक एक पाई छीना जाएगा। जिसने इस देश के संपत्ति को लूटा है उसके हाथ से एक एक पाई छीना जाएगा, वह इस देश के जनता को दिया जाएगा। तब नरेंद्र मोदी के उस गारंटी पे भरोसा हो जाता है। और यही कारण है कि आज भी नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे विश्वस्त और प्रमुख नेता बने हुए हैं। आज भी नरेंद्र मोदी के मुकाबले का नेता इस धरती पे कोई नहीं है। उनका जो काम है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो काम के प्रति समर्पण है, सबसे बड़ा ताकत उनका यही है। और यही कारण है कि इस देश के लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर से कभी खत्म नहीं होता और ना ही होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार से चोली दामन का संबंध है। जहां कांग्रेस हो वहां भ्रष्टाचार न हो, यह संभव ही नहीं है। ये अविश्वसनीय है। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद यह एक राजनीतिक आरोप होगा, लेकिन जिस तरीके का कारनामा सामने आ रहा है कांग्रेसियों का, उसको देखकर तो अब भरोसा होने लगा है कि सच में जहां कांग्रेस है वहां करप्शन जरूर होगा। दरअसल आप सभी को एक घटना ध्यान होगा। 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, तो नरेंद्र मोदी जी के उस फैसले का देश के अंदर अगर किसी ने सबसे ज्यादा विरोध किया तो वह कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू खानदान और उनका वारिस राहुल गांधी ने किया। वही देश के बाहर अगर देखा जाए, अगर नरेंद्र मोदी जी के उस नोटबंदी से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है, सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है, तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। यानी दो ऐसे व्यक्ति कह लीजिए, या दो अलग अलग, एक देश और एक व्यक्ति कह लीजिए, जिनको सबसे ज्यादा अगर नुकसान नोटबंदी से हुआ था तो वह राहुल गांधी, गांधी परिवार और पड़ोसी देश पाकिस्तान है। और दोनों का ही स्थिति आप देख लीजिए, 2016 नोटबंदी के बाद से दोनों का ही स्थिति लगातार बद से बदतर होती हुई जा रही है। देश में कांग्रेस को देख लीजिए तो 2016 के बाद से जो उनका राजनीतिक परफॉर्मेंस है वह बद से बदतर हालात में है। और वहीं अगर पाकिस्तान को देख लीजिए तो उसका तो कांग्रेसियों से भी बुरा हाल है। खाने के लिए न रोटी है, न आटा है, न ही पैसे हैं। पूरी तरह से भिखमंगा बना हुआ है पाकिस्तान। नोटबंदी से पहले का स्थिति याद कीजिए। जो पाकिस्तान 2014 से पहले भारत को आंखें दिखाता था, हर एक दूसरे दिन एटम बम का धमकी देता था, और इस देश के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। वह पाकिस्तान 2014 के बाद और खास करके नोटबंदी के बाद पूरी दुनिया में आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है।
यह समझने के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से नोटबंदी ने इस देश का कायाकल्प किया है और किस तरीके से उस नोटबंदी की वजह से देश के अंदर कांग्रेसी और देश के बाहर पाकिस्तानी बर्बाद हुए हैं। उसी नोटबंदी में इस देश का एकमात्र ऐसा वीवीआईपी नोट बदलने के लिए अगर लाइन में कहीं खड़े हुए दिखाई दिया तो वह था राहुल गांधी। बाकी कोई नहीं दिखाई दिया। एक मामूली सा जो ब्लॉक लेवल पे काम करने वाला जो सरकारी कर्मचारी होता है उसने वो भी दिखाई नहीं दिया कहीं पे, जिनकी अच्छा सा पोस्ट है वीडियो सीओ लेवल का, वो लोग भी कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन गांधी नेहरू खानदान का वह वारिस जिसका पूर्वजों ने इस देश पे कई दशकों तक एक छत्र राज किया, वह 4,000 रुपया बदलवाने के लिए एटीएम के लाइन में खड़े हुए दिखाई दिया। तो समझ में आता है कि नोटबंदी ने इन गांधी नेहरू परिवारों को कितना बड़ा झटका दिया है। हर एक साल 8 नवंबर को एक कांग्रेसी काला दिवस मनाते हैं नोटबंदी के विरोध में। जो काम पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहा है वह काम एक कांग्रेसी करते हैं, हर साल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि इस देश के हर एक भ्रष्टाचारियों से भ्रष्टाचार का वह धन छीनेंगे, वह माल उनके हाथों से निकाल लेंगे, उसी के अनुरूप ये जो कार्रवाई हो रही है, जिसके वजह से चाहे धीरज साहू हो जिनके घर से 300 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और न जाने आगे कितने रुपये बरामद होंगे, अभी गिनती जारी है, ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। या उत्तर प्रदेश का वह इत्र कारोबारी पीयूष जैन हो जिसके घर से 200 करोड़ रुपये का नकदी जब्त हुआ था और सोने चांदी आभूषण तो अलग। या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी हो जिनके ठिकाने से 50 करोड़ रुपये का कैश बरामद हुआ था। या धीरज साहू, और धीरज साहू इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसे राज्य से आता है जिस राज्य को गरीबी के लिए जाना जाता है। यह झारखंड से कांग्रेस पार्टी का सिटिंग राज्यसभा सांसद है और कहा जाता है कि यह बहुत बड़ा कारोबारी भी है। इनका शराब का कारोबार है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में ऐसी शराब का कारोबार करते हैं। और इस धीरज साहू का मामला छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल सरकार के दरमियान जो शराब घोटाला हुआ था, जो कि 2000 करोड़ का बताया जा रहा है, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ था, क्या यह जो पैसे बरामद हुए हैं यह उसी का एक हिस्सा था? और क्या उन 2000 करोड़ रुपये को किसी ऐसे ही धीरज साहू जैसे लोगों को ढूंढ कर कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों पे उसको जमा करा कर रखा है? क्या ये सारे पैसे 2024 के चुनाव के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? और सिर्फ झारखंड से पहला मामला नहीं है कांग्रेस पार्टी का। इससे पहले आपको याद होगा कि जुलाई 2022 में कोलकाता पुलिस ने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक को पकड़ा था, जिसमें इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और एक और इनका विधायक था। 3 विधायक 50 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया, जिसके लिए कोलकाता पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर भी किया था। बाद में जाकर हाई कोर्ट से इसको कोलकाता पुलिस के द्वारा गलत तरीके से एफआईआर करने की वजह से इनको जमानत दे दिया गया और उस एफआईआर को रद्द कर दिया गया। अगर सही तरीके से वो एफआईआर होता तो इन लोगों को जमानत नहीं मिलता। और भ्रष्टाचारियों के साथ कांग्रेस पार्टी कितनी प्रमुखता से खड़ी रहती है, उसका उदाहरण उसमें भी दिखा कि कांग्रेस पार्टी अपने इन 3 विधायक को निलंबित किया था, लेकिन बाद में इन 3 को पार्टी में शामिल कर लिया। उसी तरीके से अब जो ये राज्यसभा सांसद है धीरज साहू, इनके घर से तो जो पैसे मिला है वो पूरे गांधी नेहरू खानदान और कांग्रेस पार्टी का मुंह काला कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कांग्रेस पार्टी नोटबंदी के खिलाफ क्यों था, इतना विरोध क्यों कर रहा था नोटबंदी के। और दूसरा, ये जो 2000 रुपये का नोट जो सरकार बदलने के लिए जो नरेंद्र मोदी का सरकार ने फैसला लिया था, उसका भी बहुत मुखर रूप से इन्होंने विरोध किया। उसके बावजूद ये जो पैसे पकड़ाया है धीरज साहू के घर से, इसमें एक भी 2000 का नोट नहीं है, सारे के सारे 500 और 200 और 100 का नोट है। ये जो कहा जाता है कि सरकार बदल गया लेकिन सिस्टम अभी भी हमारा है,
यह सिस्टम का कितना बड़ा मिली भगत और फेलियर दिखा रहा है कि अभी भी वह कांग्रेस पार्टी और उनके सांसद सिस्टम में अपना पैठ इतना मजबूत बनाकर रखा है कि 3-3, 400 करोड़ रुपये उनके बदल गए और किसी को पता नहीं लगा। लेकिन कहा जाता है कि पता लगा है जब ही तो ये छापा पड़ा है, आम नागरिकों को पता नहीं लगा। लेकिन क्या 2000 का नोट बदलने में ही ये खेल हुआ है? उसी के आधार पर यह छापेमारी हुई है जिसमें धीरज साहू और कांग्रेस पार्टी नंगे हो गए। और यह तो इनके सांसद का काम है, एक सांसद का। ना जाने धीरज साहू जैसे ऐसे कांग्रेस पार्टी में कितने सांसद होंगे। लेकिन सांसद तो छोड़िए, यहाँ पूरा गांधी नेहरू खानदान ही भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है। इसी साल पिछले महीने 21 नवंबर को गांधी नेहरू खानदान के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़े हुए 752 करोड़ रुपए का संपत्ति ईडी ने जब्त किया है नेशनल हेराल्ड घोटाले के मामले में। तो जिसका शीर्ष नेतृत्व ही सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला कर सकता है, उसका सांसद तो ऐसा होगा ही। नेशनल हेराल्ड घोटाला 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पे घूम रही हैं। उसके बाद इनके ऊपर कई 100 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का भी आरोप लगा हुआ है, उसमें भी ये जमानत पे हैं। उस टैक्स चोरी के आरोप को इन्होंने खारिज करवाने के लिए कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट तक में गया था, इनको राहत नहीं मिला। लेकिन धीरज साहू का तो पूरा कारनामा देश के जनता ने देखा है। देश के जनता को समझना चाहिए कि एक गरीब प्रदेश का एक राज्यसभा सांसद जिसके पास 300-400 करोड़ रुपए नगद मिल सकते हैं, तो ऐसे ऐसे कांग्रेस पार्टी में कितने सांसद होंगे? क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी इस देश पर कई दशकों तक एक छत्र राज किया है। इन्होंने ऐसे ऐसे कितने धीरज साहू को तैयार किया है जिनके पास ऐसे ऐसे करोड़ों रुपए जमा किए हुए हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई कठोर फैसला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार लेती है देश हित में, तो सबसे पहले विरोध कांग्रेस पार्टी करता है। सबसे ज्यादा तकलीफ उस राहुल गांधी को होता है। राहुल गांधी खुद तो यह बताया था कि वह एटीएम में जाकर 2016 में 4000 रुपये बदलवाए थे, लेकिन उसका ये सांसद धीरज साहू कहीं दिखा आपको? राहुल गांधी को छोड़कर पूरे गांधी खानदान या कोई कांग्रेसी नेता कहीं दिखा किसी एटीएम पे? क्यों नहीं दिखा? जब राहुल गांधी के पास 4000 रुपये नहीं थे तो धीरज साहू, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, कार्तिक चिदम्बरम, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब कहां थे? ये सब क्यों नहीं लाइन में दिखा था? दरअसल कांग्रेस पार्टी का अगर पर्यायवाची शब्द अगर निकाला जाए तो वह करप्शन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। करप्शन माने कांग्रेस और कांग्रेस माने करप्शन। धीरज साहू के इस कारनामों को देखकर इस देश के जनता को सोचना चाहिए कि इस देश में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना कितना जरूरी है। और उन माननीय न्यायाधीशों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जिनके समक्ष ऐसे ऐसे धीरज साहुओं को बचाने के लिए कोई कपिल सिब्बल, कोई प्रशांत भूषण, कोई अभिषेक मनु सिंह भी इस देश के जांच एजेंसियों का पर कतरने के लिए याचिका लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं मिलॉर्ड, ईडी के पावर को कम किया जाए, सीबीआई के पावर को कम किया जाए, क्योंकि ये लोग धीरज साहू जैसे भ्रष्टाचारियों को परेशान कर रहा है, ये लोग पीयूष जैन जैसे भ्रष्टाचारियों को परेशान कर रहा है, ये लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे भ्रष्टाचारियों को परेशान कर रहा है। इसलिए इनकी पावर है वो कम किया जाए, नहीं तो फिर इस देश में भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो जाएगा। आज कांग्रेसी का यह पाप पूरे देश ने देखा है और उम्मीद है कि 2024 में इनके इस पाप का जवाब भी देगा। सोचिए कि जो पार्टी कई दशकों तक राज किया, वह ऐसे ऐसे कितने धीरज साहू पैदा किए होंगे और उन धीरज साहुओं के द्वारा इकट्ठा किए गए पैसों का कांग्रेस पार्टी ने कहां कहां और कैसे कैसे उपयोग किया होगा। ऐसे ही कोई कपिल सिब्बल थोड़ी ना केस लड़ने चला जाता है किसी अफजल गुरु का राम मंदिर के विरोध में, किसी मनीष कश्यप के विरोध में, किसी कन्हैया कुमार के लिए, किसी शर्जील इमाम के लिए, किसी उमर खालिद के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना जाता है ये केस लड़ने, कोई ना कोई तो इसको पैसे देता होगा। अब जो कन्हैया कुमार ये कह रहा था कि हम बहुत ही गरीब है, गरीब परिवार से आते हैं,
भला वो उनकी हैसियत है कपिल सिब्बल को हायर करने का, लेकिन कोई तो पैसा उसको दिया होगा। इन लोगों को इसी तरीके से पैसे मिलते हैं। इसी तरीके का कोई धीरज साहू, कोई पीयूष जैन, कोई राजीव गांधी फाउंडेशन, कोई अलग अलग तरीके का तत्व इनको पैसे देते हैं देशद्रोहियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। आप स्टडी कीजिए और देखिएगा कि इस देश में जितने भी भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं 2014 के बाद से, जितने भी देशद्रोही पकड़े गए हैं 2014 के बाद से, जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, जितने भी अर्बन नक्सल के सदस्य पकड़े गए हैं, उस सबका वकील अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई होगा तो उसमें कपिल सिब्बल जरूर होगा, या सिर्फ कपिल सिब्बल ही होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी का यही खेल है। इन पैसों का इसी तरीके का उपयोग होता है और कोई दूसरा उपयोग नहीं है। इन पैसों से कोई अपने वर्करों को सैलरी नहीं देता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर काल बनकर मंडरा रहा है। और 2024 चुनाव तक देखते जाइए, ऐसे ऐसे न जाने कितने धीरज साहू, कितने पीयूष जैन और कितने राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस देश में देखने को मिलेगा आपको। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।